जिसके बाद हम डीमन पैलेस के टावर को देखते हैं, जहाँ वो सभी एक बड़े से आउल में बैठ के उसकी तरफ जा रहे होते हैं। रेड कहता है एमली तुम्हारी इनविजिबिलिटी तो बाकी कमाल की है। एमली कहती है किस्मत से प्रिंसिपल ने जो मैजिक बुक दी थी उससे मुझे इसके बारे में समझ आ गया। तभी इजाबेल कहती है हाई मैजिक को केवल कुछ ही समय में सीख लेना, ये दिखाता है कि तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। एमली कहती है नहीं ऐसा नहीं है, ऐसी बात मत करो। इजाबेल कहती है अगर हम इनविजिबल ना होते तो हमें डीमन कैसल तक पहुंचने के लिए काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। हालांकि टावर के टॉप फ्लोर पर एक बैरियर है, अगर हम सीधे उसको पार करते हैं तो इससे डीमन कैसल के अंदर सभी को पता चल जाएगा और हमारे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। रेड कहते तो फिर हम टॉप फ्लोर पर कैसे पहुंचेंगे। इजाबेल कहती है हम केवल डीमन पैलेस के नीचे गड्ढा खोदकर ऊपर जा सकते हैं। तभी रेड की नजर वहाँ कुछ लोगों पे जाती है। रेड कहता है इजाबेल ये लोग क्या कर रहे हैं। इजाबेल कहती है रॉक टाइप के सॉर्सरर हैं जो कि डीमन पैलेस की रक्षा कहते हैं। आगे वो गड्ढा है ना, हमें वहीं जाना है। और वो लोग उस गड्ढे की तरफ जाने लगते हैं। इजाबेल कहती है पूरे टावर में केवल एक यही जगह है जहाँ कोई बैरियर नहीं है और वो लोग उस गड्ढे के अंदर आ जाते हैं। रेड कहते हैं ये सीक्रेट पैसेज तो बिल्कुल किसी भूल भुलैया की तरह है, क्या अगर हम इस पर चलते रहे तो डीमन पैलेस पहुंच जाएंगे। एलिना कहती है क्या इस पैसेज को पहले तुमने बनाया था। इजाबेल कहती है नहीं, इसे बनाने वाली मैं नहीं थी, इस पैसेज को बनाने वाला कोई ऐसा है जिससे हम पंगा नहीं ले सकते। और तभी वो जगह हिलने लगती है। रेड कहता आखिर ये क्या है, क्या ये अर्थक्वेक है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। और तभी उनके सामने से उनकी तरफ एक बड़ा सा मोस्टर आने लगता है। रेड कहता है ये तो एक बड़ा सा मोस्टर है, इसाबेल क्या इसी ने सोल को बनाया है। तभी वो मोस्टर उनके पास आ जाता है और कहता आखिर कौन है जिसने मेरी टेरिटरी में आने की हिम्मत की। तभी इसाबेल अपने बॉडी फोर्स को रिलीज करते हुए कहती है मैं हूँ तुम्हारी क्वीन वापस आ गई। मोस्टर कहते हैं तो सच में क्वीन का हो रहा है, लेकिन वो इसाबेल को पहचानने से इनकार कर देता है। तुम फिर से तुम क्वीन का भेस धर के यहाँ घुसना चाहते हो, तुम फिर से तुम क्वीन का भेस धर के यहाँ घुसना चाहते हो। और चिल्लाने लगता है लेकिन क्वीन चली गई है, वो बहुत अच्छी थी, तुम्हारी खुद को क्वीन बोलने की हिम्मत कैसे हुई, तुम सभी मर जाओ। और वो उन पर अटैक कर देता है, मैं तुम्हें नर्क भेज दूंगा, तुम घटिया धोखेबाज हो। लेकिन वो सभी उसके अटैक से बच जाते हैं और तभी वो एक बड़े से हाथ के साथ उनकी तरफ चार्ज कर देता है। पर इसाबेल भी एक बड़ा सा हाथ बना के उसके हाथ को रोक लेती है। इसाबेल कहती है तुम्हारी मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई, मैं ही तुम्हारी क्वीन सामा हूँ। वो मोस्टर कहता है तुम क्वीन नहीं हो, क्वीन पहले ही मर चुकी है, तुम केवल एक धोखेबाज हो। और वो अपनी पावर को बढ़ा देता है जिससे क्वीन पीछे जाने लगती है। क्वीन कहती है तुम सभी साइड हो जाओ, मुझे इससे दोस्ती करने दो। तभी एली उसकी तरफ चार्ज कर देता है। इसाबेल कहती है एली रुक जाओ, उसे चोट मत पहुंचाओ। पर एली अपने फायर पिट से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इससे उस मोस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। एली कहता बुरा नहीं है, तुमने मेरे मुक्के का सामना कर लिया। और तभी मोस्टर अपनी पावर को बढ़ाते हुए एली पे ही अटैक कर देता है जिससे उसके में धमाका हो जाता है। यहाँ टावर को गार्ड कर रहे रॉक टाइप वाले भी ये देख लेते हैं और कहते हैं ये वो जायंट बग है जो कि फिर से खुदाई कर रहा है, उसे अनदेखा करो, उसके काम में दखल मत दो। वो अभी भी फॉर्मल क्वीन की जाने से उदास है, तो इसीलिए बेहतर होगा कि वो अपना गुस्सा निकाल ले, उसे इसी तरह छोड़ दो। यहाँ वो सभी लोग मोस्टर के अटैक से कीप से बाहर आ गए होते हैं। रेड कहता है क्या वो ठीक है। एलिना कहती है अगर इजाबेल ने उसे चोट पहुंचाने के लिए ना कहा होता तो शायद एली उसे खत्म ही कर देता। इजाबेल कहती है वो हमेशा मेरे सामने शांत रहता था, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो इतना गुस्सैल क्यों हो गया है। डीमन टाइप की जमीन काफी हार्ड है लेकिन इसके लिए वो कीचड़ जैसी सॉफ्ट है। और वो इस मॉन्स्टर की स्टोरी बताती है, इसे एम्प्टी बॉर्म कहते हैं। और जब वो लार्वा था तब मेरे फादर ने उसे जमीन पर दबा दिया था, और जब डार्कुला का क्लैन यहाँ आया तो मेरे फादर ने उन्हें जमीन के अंदर रहने के लिए जगह दी और इससे उनके रहने के लिए जमीन के अंदर गड्ढा खोदने के लिए कहा। और इसने अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से किया और मेरे फादर ने इसे डेमो टाइप का नंबर 1 डेमो बीस्ट बना दिया और सभी क्लैन को इससे अच्छे से पेश आने के लिए कहा। और चूंकि इसे मेरे फादर का प्रोटेक्शन था तो ये काफी ज्यादा बिगड़ गया और आम लोगों को परेशान करने लगा, इसीलिए मैंने इसे बहुत पीटा जिससे पूरी डीमन टाइप मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करने लगी। डैड कहते हैं ऐसा लगता है ज्यादा स्मार्ट नहीं है, ऐसा लगता है ये तुम्हें वो पिलर समझ रहा है जो कि तुम्हारी तरह दिखती है। इसाबेल कहती है भले ही ऐसा हो लेकिन चिंता मत करो, मैं अभी उसकी मेमोरी वापस लाती हूँ। और वो उस मोस्टर के पास चली जाती है। रेड कहता है इसाबेल ध्यान से। मोस्टर कहता है कि तुम क्या कर रही हो, मेरी केप से बाहर चली जाओ, और वो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी इसाबेल गाना गाने लगती है जो देख के वो मोस्टर शौक हो जाता है, ये आवाज ये तो बाकी सब भी ये देख के काफी शौक होते हैं। एमली कहती है इसाबेल तो गाना भी गा सकती है। एली कहता है उसकी आवाज वो तो कितनी प्यारी है। डैड भी ये देख के काफी शौक होता है, इसाबेल तो काफी अच्छा गाना गाती है, भले ही मुझे समझ नहीं आ रहा है लेकिन ये काफी बढ़िया है। क्या ये डीमन डायलम का सॉन्ग है। यहाँ को इनका गाना सुन के उस मोस्टर का गुस्सा खत्म हो जाता है और वो रोने लगता है। ये तो सच में क्वीन है, हम तब बच्चे थे, माय क्वीन मेरी सिस्टर की तरह थी जो कि मुझे सुलाने के लिए सॉन्ग को गाती थी। क्वीन कहती कि अब तुम्हें पता चल गया मैं कौन हूँ, जिसके बाद हम डीमन कैसल में देखते हैं जहाँ वो सभी उस मोस्टर की मदद से आगे होते हैं। एली कहते हैं यहाँ बहुत सारे गार्ड हैं, हमारे यहाँ से निकलना काफी मुश्किल है। इजाबेल मोस्टर से कहती है सियाओ कोंग तुम्हारा साइज बहुत बड़ा है, इससे हम आसानी से पकड़े जाएंगे, इसीलिए तुम वापस चले जाओ। सियाओ कोंग कहते हैं इजाबेल सावधान रहना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, फिर हम साथ में खेलेंगे। इजाबेल कहती जब मैं अपना थ्रोन वापस पा लूंगी तब हम दोबारा मिलेंगे। डैड कहता है सियाओ कोंग यहाँ लाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, जिसके बाद वो मोस्टर वहाँ से चला जाता है। इजाबेल कहती सभी लोग यहाँ आओ, और वो एक स्पेल कास्ट कहती है जिससे उसके सिर से डीमन पैलेस के मैप पर प्रोजेक्ट से निकलता है। एमिली कहती क्या ये डीमन पैलेस का मैप है। एली कहता है क्या ये सच में मैप है, ये तो काफी कूल मैजिक है। इजाबेल कहती है शेयर माइंड मैजिक है जो कि मैंने प्रिंसिपल द्वारा दी गई बुक से सीखा है, मैंने अपनी मेमोरी से डीमन कैसल का मैप बनाया है और अब मैं इसे तुम सभी के माइंड में भेज दूंगी, सभी लोग अपना हाथ आगे करो। और वो सभी अपना हाथ आगे करते हैं जिससे उन सभी के माइंड पे डीमन कैसल का मैप चला जाता है। डैड कहते हैं ये मैजिक तो बहुत बढ़िया है, अगर मैं भी इसे सीख लूं तो मैं अपनी फौजिंग की टेक्निक बाकियों को भी समझा सकता हूँ। एली कहते हैं ये तो सच में कमाल का है, मैं जानता हूँ डीमन कैसल में कहाँ क्या है। एमिली कहती सच में इजाबेल तो बहुत टैलेंटेड है, उसने एक ही झटके में इतने पावरफुल मैजिक को सीख लिया
दिया। एलिना कहती प्रिंसिपल सही थे, तुम दोनों लड़कियां कमाल की हो। तभी इजाबेल एमली से दोबारा इनविजिबल मैजिक कास्ट करने के लिए कहती है चलो अब अलग होने का समय है। लिलियन को हराने के लिए अपनी पावर्स दोबारा पाने के लिए हमें वो डैगर ढूंढना होगा जिससे उसने मेरी पावर्स को छीना था। और मुझे पता है लिलियन ने उस डैगर को कहाँ छिपाया होगा। वो केवल 3 जगह हो सकती है। एली एमली तुम दोनों एक साथ जाकर डीमन टेंपल में उसे ढूंढो। डैड और एलिना तुम दोनों मेरे फादर के कलेक्शन रूम में उसे ढूंढो। और मैं उसे अपने पुराने बेडरूम में जाके ढूंढती हूँ। इनविजिबिलिटी स्पेल केवल 15 मिनट ही चलेगा, चाहे जो भी हो, भले ही हमें वो डैगर मिले या फिर नहीं। 15 मिनट के अंदर सभी लोगों को उसी जगह वापस लौटता है। यहाँ एली और एमली डीमन टेंपल पहुंच गए होते हैं और डैगर को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वो उन्हें नहीं मिलता। एमली कहती है हमने पूरे हॉल पे देख लिया पर ऐसा लगता है वो यहाँ नहीं है। एली कहता है शायद वो कहीं और होगा, क्यों ना हम लिलियन के रूम में चल के उसे ढूंढे। एमली कहती है एली तुम बेवकूफ हो, लिलियन अब क्वीन है तो उसने फॉर्मल क्वीन के बेडरूम पर कब्जा कर लिया होगा और वहाँ इजाबेल गई है। एली कहता है क्या होगा अगर उसे अभी भी अपना ही बेडरूम पसंद हो, चलो उसे कहीं और ढूंढते हैं। एमली कहती है इजाबेल ने कहा था हमें हमारी पहली वाली पोजीशन पर वापस जाना है, इससे पहले इनविजिबिलिटी स्पेल खत्म हो जाए। चलो उसकी बात मानते हुए वापस चले। एली कहता तो फिर ठीक है चलो चले। कोई तभी हम 2 आंखों को देखते हैं जो कि उन्हें देख रही होती हैं, जिसके बाद हम रेड और एलिना को देखते हैं जो कि गार्ड से बचते हुए किंग के कलेक्शन रूम में आ जाते हैं। रेड कहते हैं एलिना के फादर के रूम में तो बहुत सारी कलेक्शन है। एलिना कहती है बिल्कुल वो डीमन रेस के किंग थे, इसमें कोई भी सरप्राइज की बात नहीं है, लेकिन हम इतने बड़े ढेर में उस डैगर को कैसे ढूंढेंगे। और वो उसे ढूंढने लगते हैं। एलिना कहती है सारी चीजें फर्श पर फैली हुई हैं और ऐसे में उस डैगर को ढूंढने में कई दिन लग जाएंगे। रेड कहते हैं एलिना देखो दीवार पे रेड ड्रैगन टीम का फ्लैग टंगा है, क्या इसका मतलब यह है कि साटो ने पहले डीमन किंग के खिलाफ फाइट की थी। एलिना कहती है नहीं, पहले रीजन ने रेड ड्रैगन टीम का फ्लैग यूज किया था और ये फ्लैग रीजन का ही होना चाहिए। रेड कहता हाँ मुझे याद है इजाबेल ने कहा था कि रीजन ने एक बार फॉर्मर डीमन किंग से फाइट की थी। ऐसा लगता है डीमन किंग ने फ्लैग को एक ट्रॉफी की तरह रखा है। खैर हमारे पास उस टाइगर को ढूंढने के लिए ज्यादा समय नहीं है और वो एक ट्रांसफर स्कूल का यूज करके सब कुछ उस पर रख लेता है। जिसका हम इजाबेल के बेडरूम का सीन देखते हैं जहाँ पे 2 गार्ड होते हैं। तभी एक गार्ड को कुछ आवाज आती है और वो दूसरे को देखते हैं जो कि गिरा डाला था। लगता है कुछ गड़बड़ और वो दूसरे गार्ड्स को बुलाने के लिए हॉर्न बजाने लगता है, लेकिन इससे पहले वो ऐसा कर पाता है इजाबेल उसे भी बेहोश कर देती है और दोनों को कमरे के अंदर कर देती है। इजाबेल कहती है किस्मत से लिलियन यहाँ नहीं है, मुझे नहीं पता क्या टाइगर यहाँ पे है या फिर नहीं। जिसके बाद हम रेड और एमली को देखते हैं जो कि वापस जा रहे होते हैं। एमली कहती है इनविजिबल मैजिक जल्दी खत्म हो जाएगा, हमें जल्दी से वापस जाना होगा। रेड कहता है चिंता मत करो सब कुछ ठीक रहेगा, हमने पहले ही बाहर से सब कुछ उठा लिया है। तभी एलिना को कुछ महसूस होता है। रेड मुझे सामने से एक स्ट्रॉन्ग बॉडी पोस्ट महसूस हो रहा है, हमें जल्दी से छिपना होगा और वो दोनों छिप जाते हैं। तभी सामने से मोटेसू अपने सोल्जर्स के साथ आ रहा होता है और रेड और एलिना दीवार के पीछे छिपे होते हैं और तभी मोटेसू उन्हें क्रॉस करके निकल जाता है। रेड कहता वो लोग चले गए चलो चलते हैं और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी उनकी तरफ अटैक आने लगता है जिसे कि एलिना देख लेती है और रेड को बचाने के लिए उसे धक्का दे देती है। मास्टर रेड ध्यान से और वो रेड को अटैक से दूर करके खुद अटैक के सामने आ जाती है जिससे कि वो तलवार उसके आर पार हो जाती है, जो देखकर रेड सौंक हो जाता है और उसे पकड़ते हुए कहता है एलिना क्या तुम ठीक हो, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया। एलिना कहती है मास्टर रेड आप ठीक है ना, मैंने मास्टर से प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी रक्षा करूंगी, आप इसके बारे में चिंता ना करें। और वो अनकॉन्शियस होने लगती है। रेड कहता तुम शांत हो जाओ और आराम करो, हम जल्दी एमिली के पास चलते हैं, वो तुम्हें हील कर देगी। तभी मोटेसू उनके सामने आ जाता है। क्या तुम्हें लग रहा था कि तुम इनविजिबल होकर बच जाओगे, मेरे सामने ये सब बेकार है, ह्यूमन ट्राइब की इस बेकार गंध को मैं कभी नहीं भूल सकता। जिसके बाद हम एमिली को देखते हैं वो ही पकड़ी जाती है जिसे कि प्रिंस लोलन ने अपनी पावर का यूज करके पकड़ लिया था। लोलन हंसते हुए कहता है एली मैंने नहीं सोचा था कि हम इन्हें जल्दी मिल जाएंगे। एली कहता तुम तो बहुत बुरे हो, तुमने पीछे से अटैक किया जब हमारा ध्यान नहीं था। लोलन हंसते हुए कहता अगर ये बुरा है तो इसकी तुलना में रेड तो और भी ज्यादा बुरा है, उसने भी तो डॉप ट्राई में यही किया था। वैसे अगर तुम लोग यहाँ हो तो इसका मतलब फॉर्मल डीमन क्वीन और रेड भी यही है, जब तक मैं तुम लोगों को पकड़ लेता हूँ मैं रेड को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दूंगा। एली कहता मैं फील कर सकता हूँ तुम पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हो। लोलन कहता बेशक मुझे क्वीन लीनर से पावर मिली है और जब मैं तुम्हें बंदी बना लूंगा मैं अपनी योग्यता साबित कर दूंगा और फिर मैं डॉप एम्पायर वापस लौट के अपना एम्पायर वापस ले लूंगा जो कि तुम लोगों के टांग अड़ाने के कारण मेरे हाथ से चला गया था। एली कहता क्या तुम अभी भी डॉप एम्पायर के खिलाफ जाना चाहते हो, लेकिन ऐसा लगता है तुम्हारी किस्मत तय हो गई है। लोलन कहता तुम बेकार ह्यूमन, अगर तुम लोग ना होते तो अब तक मैं डॉप एम्पायर का किंग बन चुका होता। तभी एली अपने बॉडी फोर्स को रिलीज करते हुए कहता है चूंकि हमारी मुलाकात यहाँ हो गई है तो चलो इसे खत्म करते हैं। और उसकी पावर देख के लोलन भी हैरान हो जाता है, धत्तरी की आखिर एक्सट्रीम पावर क्या है। जिसके बाद हम दोबारा इजाबेल को देखते हैं जो कि उस डैगर को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। मुझे वो नहीं मिला, ऐसा लगता वो यहाँ नहीं है। यहाँ का फर्नीचर बिल्कुल वैसा है जैसा तब था जब मैं यहाँ से गई थी और यहाँ किसी और के रहने के भी कोई निशान नहीं है, साथ ही जगह काफी ज्यादा साफ है। यहाँ तक कि मदर और फादर की फोटो भी नहीं हटाई गई और वो उनकी फोटोज को देखते हुए कहती है मदर फादर ये सब मेरी ही गलती है, मैं लापरवाह थी और अपने एम्पायर की रक्षा नहीं कर पाई, लेकिन मैं लीलन से सब कुछ वापस ले लूंगी। और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज पर लग जाता है जो देख के इजाबेल हैरान हो जाती है, क्या मैंने गलती से किसी ट्रैप पर पैर रख दिया। और वो पीछे देखती है जहाँ उसके पेरेंट्स की फोटो स्लाइड हो जाती है और उसके पीछे वही डैगर होता है जो कि वो ढूंढ रही थी। जिसका सीन शिफ्ट होता है रेड और एलिना पे। एलिना कहती है मास्टर रेड जल्दी कीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए और यहाँ से चले जाइए। रेड कहते हैं चिंता मत करो, इस पर लेट जाओ, इससे तुम कुछ समय के लिए सेफ रहोगी। और वो उसे एक ट्यूब जैसी चीज में बंद कर देता है। मोटेसू कहता मैं देख सकता हूँ तुमने अभी अभी एक लोहे का बॉक्स बनाया, लेकिन मुझे तुम में से कोई मैजिक फील नहीं हो रहा, क्या तुम मेज हो या फिर सॉर्ट्समैन। रेड अपने पेन को निकालते हुए कहता है नहीं मैं मेज हूँ ना ही कोई सॉर्ट्समैन, मैं हूँ एम्पायर का सबसे पावरफुल फॉर्जर
फॉर्जर। मोटोसो कहता है क्या एक फॉर्जर, क्या तुम उनमें से एक नहीं हो जो कि एम्पायर में घर बनाते हैं। डैड कहते हैं एक ब्लैक स्मिथ जो कि घर बनाता है, क्या वो एक कॉप्स प्लग को मार सकता है। मोटोसो कहता है इसका मतलब तुम्हारी पावर सोबीसास जितनी है। डैड हंसते हुए कहता है हाँ सोबीसास असल में वो मेरा बड़ा भाई है। तभी मोटोसो उस पर चार्ज कर देता है तो तुम सोबीसास के भाई हो इसीलिए तुम इन्हें घिनौने दिखते हो। तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को मारा था तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मार के मुझे मेरे भाई का बदला मिलेगा। और वो रेड पे अटैक कर देता है लेकिन इससे पहले उसका अटैक रेड को लग पाता वो एक दीवार से टकरा जाता है क्योंकि रेड ने कुछ साल पहले एक दीवार को पहुंच गया था। रेड कहता मुझे पता है तुम हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफी अच्छे हो और साथ ही तुम्हारी स्पीड भी बहुत ज्यादा है लेकिन इतनी ज्यादा स्पीड के साथ ब्लड प्रूफ ग्लास से टकराना बिना किसी शक के बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारे लिए काफी बुरा हुआ। और रेड वहाँ से भागते हुए गया था। तुम्हें देखकर लगता है तुम जगनमोट के छोटे भाई हो लेकिन अभी मेरे पास तुमसे डील करने के लिए समय नहीं है। वैसे जिसने सच में तुम्हारे भाई को मारा वो भी सास नहीं है। अगर मुझे कभी मौका मिला और हम मिले तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। जिसके बाद हम एली को देखते हैं जिसने की लोरन की हालत खराब कर दी होती है और उसे पंच मार के कैसल से बाहर फेंक दिया होता है। लोरन कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ तक कि उसके स्टैंड ने मेरे बड़े भाई को भी सरपास कर दिया या फिर मुझे कहना चाहिए वो मेरे बड़े भाई से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नहीं अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं है। मुझे यहाँ से निकलकर लीलन सामा को ढूंढना होगा लेकिन वो मुझे यहाँ से जाने का कोई भी मौका नहीं दे रहा। तभी एली उस पर दोबारा चार्ज कर देता है। लोरन कहता है मेरे पास लीलन सामा की दी गई पावर्स हैं और अब मैं वो नहीं हूँ जो कि मैं पहले था। और वो अपने क्रिएचर से एली पे अटैक कर देता है लेकिन इससे पहले वो एली के पास जा भी पाते वो सभी उसकी गर्मी से मेल्ट हो जाते हैं जो देखकर लोगों को गुस्सा आने लगता है। क्या केवल उसके पास बच जाने से वो सभी चिलकर राख हो गए। तो तभी एली उसे एक पंच मार देता है जिससे वो नीचे जाके गिरता है और वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है जिससे कि बहुत ज्यादा हीट निकल रही होती है। एमली कहती है इतनी ज्यादा दूर से भी काफी ज्यादा हीट फील हो रही है। एली पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है खासकर जब उसने एम्पायर कप में भाग लिया था लेकिन इस तरह से तो एली को भी काफी ज्यादा चोट आएंगी। यह लीलन भी उस धमाके को देख रही होती है और खुश होते हुए कहती है ऐसा लगता है माइक्रोइन वापस आ गई। यह गार्ड भी ये सब देख लेते और वहाँ जाने लगते हैं लेकिन वहाँ की हीट इतनी ज्यादा होती है कि वो उसके पास भी नहीं जा पाते। कमांडर वहाँ बहुत ज्यादा हॉट है हम सामने नहीं जा पा रहे। कमांडर कहता है जल्दी करो कोई प्लस को बुलाओ ये कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जिसका हम सामना कर पाए। यह एली का अटैक से लोरन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो पूरी तरह जल गया होता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर के सारे हिस्से आग में हो। किस्मत से मेरे पास रीजनरेशन की एबिलिटी है और वो खुद को हील करने लगता है। मेरे पास अभी भी मौका है मेरे पास मौका है। तभी एली उसके पास आते हुए कहता है तुम्हारे पास केवल एकमात्र चांस ये है कि तुम लीलन का साथ देना बंद कर दो और डॉट टाइप वापस जाकर अपने क्राइम को कबूल कर लो वरना तुम मेरी फायर से राख बन जाओगे। और हम देखते हैं उसने अपनी वाइट फ्लेम्स को एक्टिवेट कर लिया होता है जो देखकर लोरन काफी हैरान होता है ये तो वाइट फ्लेम है और सोचने लगता है क्या मुझे सच में हार माननी पड़ेगी। आखिर मैं सच में क्या करना चाहता हूँ क्या मेरे फादर का अप्रूवल। तभी वो हंसते हुए कहता है क्या तुम चाहते हो मैं वापस जाकर अपने क्राइम को कबूल कर लूं। इस तरह की बेवकूफी भरी बात अब मत करो। क्या तुमने कभी ऐसे किंग को देखा है जिसने कि अपनी ही प्रजा के सामने अपने क्राइम को कबूल किया हो। अब मेरे पास पावर है मुझे किसी के भी सामने झुकने की जरूरत नहीं है। और वो एली की तरफ चार्ज कर देता है आओ मेरा सामना करो मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम असल में कितने ताकतवर हो। एली अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है अगर ऐसा है तो फिर मैं अपनी सबसे पावरफुल फिस्ट का यूज करूंगा और तुम मेरी रियल पावर के विटनेस बनोगे। और वो एक वाइट फ्लेम का ड्रैगन क्रिएट करके लोरन पर अटैक कर देता है जो कि लोरन को लगते ही लोरन राख बन जाता है। साथ ही उसके अटैक से बहुत ज्यादा हीट निकलती है जिससे गार्ड उसके पास भी नहीं आ पाते। साथ ही एमली को भी काफी प्रॉब्लम होती है। एली की पावर तो काफी खतरनाक है ऐसा लगता है मैं जल ही जाऊंगी। तभी रेड वहां जाता है जो कि उसके सामने एक सील बना लेता है। डेड कहता है एली ने बहुत ज्यादा इंजर्ड है उसे जल्दी हील करो। या एली भी अपना अटैक करने के बाद पूरी तरह शांत हो जाता है। तभी रेड कुछ ड्रोन को उसके पास भेजता है जो कि स्प्रे से एली को ठंडा करने लगते हैं। डेड कहता है एली ये ड्रोन न केवल तुम्हें ठंडा पहुंचाने में हेल्प करेंगे बल्कि इसमें मेडिसिनल इफेक्ट भी है जिससे तुम्हारी हीलिंग में हेल्प करेंगे। एम्पायर कप में इंजर्ड होने के बाद से मैं तुम्हें ये देने के बारे में सोच रहा था ये तुम्हारे लिए काफी यूजफुल है क्योंकि तुम जब भी अपनी पावर का ज्यादा इस्तेमाल करते हो तुम खुद को इंजर्ड कर लेते हो। लेकिन एली कुछ भी नहीं कहता और शांत खड़ा होता है जो देखकर रेड उसे स्कैन करने लगता है और कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था ज्यादा पावर यूज करने के कारण वो सो गया है। तभी वहाँ डीमन सोल्जर भी आ जाते हैं। एक सोल्जर कहता है कैप्टन धुआं धीरे धीरे गायब हो रहा है। कैप्टन कहता है तो फिर चलो आगे बढ़ो लेकिन वो डर रहे होते हैं कैप्टन हम ऐसा नहीं कर सकते आपने ही कहा था हम इस तरह के दुश्मन को हैंडल नहीं कर सकते। कैप्टन कहता है लेकिन अगर योर मैजेस्टी हमें इस तरह देखेंगे तो वो हमें पक्के में मार डालेंगे इसलिए चलो आगे बढ़ा देखते हैं क्या होगा। और वो लोग धुएं के अंदर जाने लगते हैं और उनके सामने बहुत सारी गंदगी होती है। कैप्टन कहता है ये तो डॉट एम्पायर की बंदूकें हैं जल्दी वापस चलो। लेकिन तभी गन उन पर फायर करने लगती है और यहाँ एमली एलिना और एली को हील कर रही होती है। डैड कहता है एलिना स्पेसशिप में चले जाओ और वहाँ इनको हील करो। एलिना कहती है ठीक है लेकिन इजाबेल का क्या वो अभी तक नहीं आई। डैड कहता है उसकी चिंता मत करो एली ने इतना बड़ा धमाका किया है मुझे विश्वास है उसे जल्दी पता चल जाएगा और वो आ जाएगी। और तभी वहाँ कोई लीलियन आ जाती है और कहती है तो क्या माई लेडी वापस आ गई। डैड कहता मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे। और हम देखते हैं लीलियन के साथ क्लैम्टी प्लेयर और मैजिक प्लेयर भी होती हैं। डैड कहता तुम ही लीलियन हो। लीलियन नीचे आते हुए कहते हैं मुझे बता तुम्हारा माई लेडी के साथ क्या रिलेशनशिप है। और तभी वहाँ बहुत सारे डीमन सोल्जर आ जाते हैं और कहते हैं ग्रेट डीमन क्वीन आप यहाँ आ गई प्लीज इन सभी इन्वेडर्स को मार डालिए। पर लीलियन उनकी बातें सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है तुम लोग बहुत हल्ला कर रहे हो क्या तुम लोग देख नहीं पा रहे मैं किसी से बात कर रही हूँ। और तभी उन सभी सोल्जर्स की बॉडी में कुछ होने लगता है वो सभी सोल्जर्स ब्लास्ट कर जाते हैं जो देखकर रेड भी हैरान हो जाता है आखिर अभी क्या हुआ। वो सभी सोल्जर अपने आप अचानक फट क्यों गए। साथ ही एमिली भी काफी ज्यादा डर जाती है। तभी लीलन कहते अब शांति है अब तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। लेकिन रेड कुछ
कुछ नहीं कहता। लीलन कहती तुमने अभी तक मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। डैड कहते क्या तुम्हें पता नहीं है, वो मेरी वाइफ है। जो सुन के लीलन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो डैड कहता अब चूंकि हमारा आमना सामना हो गया तो हमें यही फाइट करनी होगी। और तभी लीलन उसके ऊपर आके बैठ जाती है। तो तुमने और क्वीन ने पहले ही शादी कर ली। डैड उस पर अटैक कहता नहीं, लेकिन इसका तुमसे क्या लेना देना। लेकिन लीलन उसके अटैक से काफी आसानी से बच जाती है। तभी एमिली कहती है डैड ध्यान से। यह लीलन उसके शोल्डर को पकड़ते हुए कहती है इसका मतलब क्वीन अभी तुम्हारी वाइफ नहीं है, मैंने सही कहा ना। और वो अपना गुस्सा दिखाते हुए कहती तुम कितने बेकार हो, तुम्हारी क्वीन की रेपुटेशन खराब करने की हिम्मत कैसे हुई। तभी डैड अपने पेन का यूज करते हुए उस पर थंडर से अटैक कर देता है और सोचता है मुझे पहले से डिस्टेंस बनाना होगा और वहां से जाने लगता है। लेकिन लीलन उसे पकड़ लेती है। लीलन कहती है वो मेरी क्वीन है, अगर तुमने उसके पास जाने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। डैड कहता तुम हो जिसके पास कोई शर्म नहीं है, अपना मुंह बंद रखो, तुम हो जिसने उसे धोखा दिया और उसे उसके घर से ही जाना पड़ा। और लीलन उसके शोल्डर को प्रेस करते हुए कहती है कमी है, लगता है तेरा मुंह बहुत बड़ा है, जिससे रेड को दर्द होने लगता है। रेड कहता है डैम आखिर किस तरह की मॉन्स्टर है, सुपर हाई मैजिक से भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा और इसने अपने नंगे हाथों से मेरे आर्मर को कुचल दिया। तभी बायन भी कहती है माय क्वीन मैंने इजाबेल की लोकेशन को ट्रैक कर लिया, वो अभी डीमन पैलेस के गार्डन में और इसी तरफ आ रही है। जो सुन के लीलन काफी खुश होती है और वहां से जाने लगती है। बहुत अच्छे, मैं अभी माय क्वीन से मिलने जाती हूँ। पर रेड उस पर अटैक करने लगता है तुम अभी वापस आओ। पर इससे पहले उस पर अटैक कर पाता लिबेरी उसे किक मार के दूर फेंक देती है। लिबेरी कहती है लीलन सामा का फोकस अभी उस पेज पे है, तुम बेवकूफ इंसान उनके रास्ते से दूर रहो। यह रेड एक दीवार से टकरा गया था और काफी इंजर्ड हो गया था। रेड कहता है एली और बाकी लोग इंजर्ड है, मुझे उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। तभी बायन भी रेड पे अपनी सुपर मैजिक का इस्तेमाल करके उसे हिलने से रोक देती है। रेड कहता है एक के बाद एक, क्या तुम लोग थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते। तभी लिबेरी कहती है बायन भी वो मेरा है, मेरे रास्ते से दूर हो जाओ, मैं हूँ जो उसे खत्म करेगी। बायन भी कहती तो फिर सबको जल्दी से जल्दी खत्म करो और फिर हम रॉयल हाइनेस के पास चलेंगे। लिबेरी कहती है अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से चली जाओ, मैं इसे कुछ संभाल लूंगी। और तभी बायन भी रेड को फ्री करके वहां से चली जाती है। साथ ही लिबेरी अपना बॉडी पोस्ट रिलीज करती है रेड की तरफ बढ़ने लगती है। लिबेरी कहती है अगर तुम लोग नहीं आते तो यार मैजिस्ट्री का सारा प्यार हमेशा मुझे मिलता, लेकिन तुम लोगों के आने से सब कुछ बदल गया, अब मैं अपना सारा गुस्सा तुम पर निकालूंगी। रेड कहता है तुम दिखने में काफी क्यूट हो, लेकिन मुझे लगा नहीं था तुम्हारी सोच इतनी अजीब होगी। और वो चिल्लाता है एमली उन्हें ले जाओ, मैं इसे यहाँ संभाल लूंगा। एमली कहती है लेकिन तुम। और तभी उसके पास बायन भी आ जाती है। बायन भी कहती है माफ करना, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। और उसकी पावर सेंस करके एलिना डर जाती है और वो एलिना और एली को एक सील में बंद कर लेती है। एलिना कहती है किसने कहा मैं यहाँ से जा रही हूँ। एली और बाकी लोग पहले ही घायल हो गए हैं और अब उन्हें प्रोटेक्ट करने की मेरी बारी है। और वो भी पावर का इस्तेमाल करते हैं कि स्टिक को समन कर लेती है। बायन भी कहती तो क्या तुम भी प्रीस्ट हो। एमली कहती है एक नॉर्मल इंसान स्टिक को देख के सोचता है कि मैं मेज हूँ, लेकिन उसे कैसे पता चला कि मैं असल में प्रीस्ट हूँ। फिर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लड़ना होगा। और वो अपनी स्टिक का यूज करके इंसान बीस्ट को समन करने लगती है। रेड कहता है एलिना ने भी फाइट ज्वाइन कर ली है, मुझे इसके साथ जल्दी डील करनी होगी और फिर उसकी मदद करने के लिए जाना होगा। लिबेरी कहती तुम खुद मौत के इतने ज्यादा पास हो और अभी भी दूसरों की फिक्र कर रहे हो, पहले अपने बारे में सोचो। रेड कहता तो फिर चलो शुरू करते हैं, मैं तुम्हें अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की पावर दिखाता हूँ, क्योंकि तुम पावरफुल हो तो मेरे अटैक का सीधा सामना कर दिखाओ। और वो अपनी लेजर से उस पर अटैक कर देता है। लिबेरी अपने हाथ की सेल बनाते हुए कहती है इस तरह का मैजिक मेरे खिलाफ बेकार है। और रेड की लेजर उसके हाथ को छीनते हुए उसके शरीर के आर पार हो जाती है, जिससे उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद हम इजाबेल को देखते हैं जो कि उनकी तरफ आ रही थी। इजाबेल सोचते हैं वहाँ बहुत ज्यादा हलचल है, मुझे जल्दी से वहाँ जाना होगा। और तभी उसके पीछे लीलन आ जाती है। लीलन कहती है माय क्वीन हम आखिरकार मिल ही गए। और इजाबेल उसे देखती है उस पर अटैक कर देती है, जिसे कि लीलन डॉज कर लेती है। लीलन कहती है माय क्वीन आप अपने ही लोगों पर अटैक क्यों कर रही हैं। इजाबेल कहती है क्या तुम इतना सब होने के बाद भी अभी मेरा सामना करना चाहती हो, और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लगती है। क्या तुम्हें पता है मैं इस दिन का कितने समय से इंतजार कर रही थी। लीलन कहती क्या सच में, क्या माय क्वीन भी हमें मिस कर रही थी, कितनी अच्छी बात है, अब मैं आपको थ्रोन वापस कर दूंगी। फिर तभी इजाबेल एक बड़ा सा हाथ बनाकर उस पर अटैक कर देती है। इजाबेल कहती है बेकार, वो थ्रोन पहले से ही मेरा है। और तभी लीलन अपने विंग्स का इस्तेमाल करके उसका अटैक को बेकार कर देती है। लीलन कहती है माय क्वीन क्या आप अभी भी उस इंसान से नाराज हैं जिसने आप पर अटैक किया था। इजाबेल गुस्से से कहती तुम पागल हो, इस तरह व्यवहार मत करो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने क्या क्या किया है। मेरा प्लान बॉल को रोककर समझौता करने का था, पर इससे पहले ऐसा हो पाता तुमने और रीजेंट के लोगों ने साथ मिलकर मुझे धोखा दिया, जिसके कारण मेरी सारी पावर खत्म हो गई और मैं मरने ही वाली थी। मैंने हमेशा तुम्हारी काफी इज्जत की थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगी, लेकिन तुम्हारे कारण मेरे सारे गार्ड्स मारे गए और साथ ही हाई प्रीस्ट और मेरे साथी जिन्होंने मेरा साथ दिया, ये सब तुम्हारे कारण हुआ। और तुम अभी भी मासूम बनने का नाटक कर रही हो, कितना ज्यादा बेकार है, मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगी। और वो एक बड़ा सा हाथ बनाकर उस पर अटैक कर देती है, जिससे लिलियन दूर चली जाती है, उसकी शोल्डर पर कट लग जाता है। पर वो अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहती है मैजेस्टी क्या मैंने आपसे प्यार नहीं किया, क्या आप अभी तक मेरे प्यार को फील नहीं कर पाई। इजोबेल कहती है अपनी बकवास बंद करो। और वो एक और शॉट को बनाते हुए कहती है मुझे तुम केवल बेकार लगती हो, और सीधा लिलियन पर चार्ज कर देती है, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज कर लेती है। लिलियन कहती है मैजेस्टी आप क्या कर रही हैं, मैंने नहीं सोचा था कि चीजें ऐसे तक खराब हो जाएंगी। पर इजोबेल उस पर दोबारा अटैक कर देती है, जिससे कि लिलियन रोप बना के ब्लॉक कर लेती है। पर इजोबेल दूसरे हाथ से उसकी रोप को पकड़ के उसे फेंक देती है, जिससे लिलियन बिल्डिंगों को चीरती हुई एक दीवार से जाके टकरा जाती है। लिलियन कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, माय क्वीन के पास अभी भी इतनी ज्यादा एनर्जी है, ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। लिलियन कहती है बहुत बढ़िया, माय क्वीन तो काफी फास्ट भी है। और वो दोबारा रोप बनाकर इजाबेल के अटैक को ब्लॉक कर लेती है। लिलियन कहती है और मैजेस्टी की पावर जाने के बाद भी
वो अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप तो सच में लाजवाब हैं। इजाबेल कहती है अपनी बकवास बंद करो और वो अपनी स्वॉर्ड से उसकी रोक को काट देती है और लियन को एक पावरफुल हेड लगता है। साथ ही इजाबेल की पावर से बिल्डिंग भी दो हिस्सों में कट जाती है और इजाबेल के अटैक से लियन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। लियन कहती है जैसा सोचा था माई क्वीन बहुत पावरफुल है और दोबारा हंसने लगती है। तभी उसके कटे हुए सही से कुछ क्रीचर निकल के इजाबेल पे अटैक कर देते हैं, लेकिन इजाबेल उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देती है। लियन कहती है क्वीन के द्वारा इस तरह बुली होना काफी बढ़िया बात है। यह इजाबेल उसके सारे क्रीचर्स को काट डालती है। इजाबेल भी उसे देखकर काफी हैरान होती है, आखिर वो इतनी ज्यादा मार खाने के बाद भी अभी भी इस तरह कैसे है। और तभी लियन के बहुत सारे क्रीचर इजाबेल को घेर लेते हैं और तभी इजाबेल अपनी डीमन पावर को रिलीज करती है जिससे वो सभी खत्म हो जाते हैं। लियन कहती है फीलिंग तो बहुत बढ़िया है, पर तभी इजाबेल उसे किक मारकर नीचे गिरा देती है। इजाबेल कहती है खड़ी हो जाओ, तुम्हारी सजा भी खत्म नहीं हुई। और लियन खड़े होते हैं कहती है योर मैजेस्टी शायद आपको पता नहीं है किंग ओसा उन्होंने मुझे अपने साथ कैसे ज्वाइन कराया। मेरे फादर ने एक बार कहा था लियन उनकी सबसे पावरफुल जनरल है, लेकिन मैंने कभी भी उसे फाइट करते हुए नहीं देखा, इसीलिए मुझे पता नहीं है वो कितनी पावरफुल है। यह लियन अपने फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करते हुए कहती है आपकी पावर को सील करने के बाद भी आप पहले की जितनी ही पावरफुल हैं, जैसा कि माई को इनसे उम्मीद थी। मैंने काफी लंबे समय से अपने फॉर्म को नहीं बदला, लेकिन आपको साथ रखने के लिए आखिरकार मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है। प्लीज हमेशा लियन के साथ रहें। यह एमिली अभी भी एंशिएंट बीस्ट को समन कर रही होती है। एमिली कहती है चलो बाहर आओ, मैं सबसे पावरफुल बीस्ट को समन करती हूँ। तभी एक थंडर गिरती है जिससे बुल पे जैसा बीस्ट आ जाता है और एमिली की एबिलिटी देख के बायन भी थोड़ा हैरान होती है। यह एमिली उसे देखकर सोच रही होती है ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो थंडर बीस्ट है जो कि टॉयल बीस्ट पे सेकंड रैंक पे है। इसकी पावर तो सच में बहुत ज्यादा है। थंडरबोल्ट फैमिली को देखकर कहता है क्या तुमने मुझे समन किया है? और एमिली हाँ हाँ कहती है। थंडरबोल्ट कहता है क्या तुम चाहती हो मैं सामने वाले इस इंसान को हराऊं? और एमिली बस हाँ हाँ कहती है और थंडरबोल्ट उस पर गुस्सा करने लगता है मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, अगर तुम इस काम में नहीं हो तुमसे ये सब नहीं बनता है, तो अगली बार से मुझे मत बुलाना, क्या तुम्हें समझ आया ना? एमिली डरते हुए कहती है हाँ हाँ मैं समझ गई। तभी बायन भी कहती है ऐसा लगता है तुम्हारी समनिंग टेक्निक ठीक नहीं है, शायद तुम्हें किसी एक बीस्ट को समन करना आता नहीं है, ये पूरी तरह रैंडम था। थंडरबोल्ट कहता है तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा? इस लड़की को केवल मैं सिखा सकता हूँ। एमिली कहती है बुल्फ किंग आपका शुक्रिया, मैं आपसे विनती करती हूँ उस दुश्मन को हराने के लिए मेरी मदद करें जिससे मैं जल्दी से अपने दोस्तों को हील कर पाऊँ। और उसकी बात सुन के थंडरबोल्ट ब्लश करने लगता है। थंडरबोल्ट कहता है मुझे पता है क्या करना है, मेरे जाने के बाद इनाम के तौर पर 20 गाय तैयार रखना। और वो सीधा बायन बी की तरफ चार्ज कर देता है और उस पर अटैक करने वाला होता है, पर बायन बी उसे रोकने के लिए कहती है। बायन बी कहती है क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? और उसकी बात सुनकर थंडरबोल्ट बीच में ही रुक जाता है और शेक करने लगता है और बायन बी के सामने पप्पी की तरफ बैठ जाता है, जो देखकर एमिली हैरान होती है। बुल्फ कहेंगे आप क्या कर रहे हैं, आपको उसे हराने में मेरी मदद करनी है। बायन बी कहती है छोटी बच्ची चूंकि तुम एक प्रीस्ट हो तो तुमने होलो कॉन्टिनेंट की फर्स्ट प्रीस्ट के बारे में सुना होगा। एलिना कहती है क्या फर्स्ट प्रीस्ट, क्या तुम्हारा मतलब रसेल बायन बी से है? बायन बी कहती है हाँ तुमने सही कहा और वो मैं हूँ। जिसके बाद हम रेड और बिलेरी की फाइट को देखते हैं, जहाँ रेड की लेजर से बिलेरी काफी इंजर्ड हो गई थी। बिलेरी कहते क्यों तुम्हारी मैजिक ने मुझे नुकसान क्यों पहुंचाया? रेड कहते तुम्हें किसने कहा ये मैजिक है, ये तो असल में मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसका मैजिक से कोई भी लेना देना नहीं है। चलो मैं तुम्हें एक बार फिर से साइंस की पावर दिखाता हूँ। एक बेकार इंसान जो कि दूसरे वर्ल्ड से आया है और वो स्कूल निकाल के कुछ ब्लॉक को पहुंच कहता है, जिसमें क्लिक करते हैं वो सभी ड्रोन बन जाते हैं जो कि सीधा बिलेरी की तरफ जाने लगते हैं। बिलेरी कहती है इन छोटी चीजों में केवल छोटी सी मैजिक पावर है, क्या यही तुम्हारा अल्टीमेट मूव है? रेड कहता तो फिर चलो देखते हैं तुम क्या करती हो, और वो लिबेरी को ड्रोन के टारगेट के रूप में लॉक कर देता है और वो सभी ड्रोन अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो देखकर लिबेरी थोड़ा डर जाते हैं कि ये सभी उसी लाइट का यूज करते हैं, फिर मुझे बस इन सभी से बचना होगा। पर तभी वो सभी ड्रोन उस पर अटैक कर देते हैं और लिबेरी उन सभी के अटैक को डॉज करने लगती है और साथ ही एक एक कर उन्हें डिस्ट्रॉय भी करने लगती है और केवल कुछ ही देर में उन सभी को खत्म कर देती है। हालांकि इन छोटी चीजों का हमला खतरनाक है, लेकिन ये सभी मेरे सामने बेकार हैं, ये मुझे छू भी नहीं सकते, जो सोच के वो खुश हो रही होती है। लेकिन तभी उसके पेस में सीधा रेड की लेजर आके लगती है और वो सीधे नीचे गिर जाती है। रेड कहता तुम दिखने में क्यूट तो हो ही, साथ ही तुम इजाबेल जैसी भी लगती हो, लेकिन तुम्हारा जॉइंट फॉर्म देखकर मुझे पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ दया नहीं कर सकता। लिबेरी गुस्से से खड़े होते कहती है मैं किसके जैसी दिखती हूँ, और वो सीधा रेड पे अटैक कर देती है। रेड उससे बचते हुए कहता है मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहा था। कोई तभी वो उसके पास आ जाती है और उसे गले से पकड़ लेती है, तुम बहुत बकवास करते हो लेकिन मैंने तुम्हें पकड़ लिया। पर तभी रेड उसके पीछे आ जाता है। रेड कहता चूंकि तुम मुझे इतना पसंद करती हो तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए प्यार का टोकन है। और हम देखते लिबेरी के हाथ में केवल रेड का आर्मर होता है, जो देखकर लिबेरी हैरान होती है कि तुम इससे कब निकले। पर तभी उसका आर्मर मेल्ट होने लगता है, आखिर इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, और वो आर्मर मेल्ट होकर उसे कवर करने लगता है। आखिर ये सब क्या है, मैं इसे छुड़ा नहीं पा रही। रेड कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी से बना आर्मर है, जब तक तुम इसका टारगेट हो तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आएगा, तो फिर चलो मैं तुम्हें न्यूक्लियर पावर का टेस्ट दिखाता हूँ। लिबेरी कहती तुम बेकार इंसान, क्या तुम्हें लगता है तुम इससे मुझे रोक पाओगे? पर तभी रेड का आर्मर उसके विंग्स को भी पकड़ लेता है, जिससे कि वो जमीन पे गिर जाती है, पूरी तरह बंध जाती है। रेड कहता मुझे देखकर काफी अच्छा लगता है जब तुम्हें गुस्सा आता है। यहाँ लिबेरी उससे निकलने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है, लेकिन वो नहीं निकल पाती। मुझे जाने दे बेकार इंसान, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। रेड कहता है इसके पास इजाबेल की पावर है तो मुझे इसे पकड़ना होगा। पर तभी वो हैरान हो जाता है क्योंकि लिबेरी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लगती है। क्या अपनी जायंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने वाली है? अगर ऐसा है तो मुझे इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ये तो मैं एक ही हिट में खत्म कर देगा। और वो एक बहुत बड़ी सी स्नाइपर बना लेता है, जिसके बाद हम बायन बी को देखते हैं जिसने थंडरबोल्ट पर पूरी तरह कंट्रोल कर लिया होता है। बायन बी कहते हैं 12 समथिंग
बीस्ट को काफी लंबे समय पहले मैंने पकड़ा था और इनके साथ मैंने कॉन्टिनेंट को कॉन्कर करने के लिए ट्रैवल किया था। भले ही ये सभी बीस्ट अलग अलग एरिया में रहते हैं, लेकिन इन सभी का मेरे साथ एक लॉयल कॉन्टेक्ट है। और ना केवल मैं, मेरे डिसाइपल भी जब भी इन्हें समन कहते हैं हेल्प के लिए आ जाते हैं। यहाँ ये सब देख के एमली हैरान हो जाती है, तो इसीलिए आप केवल प्रीस्ट बस इन्हें समन कर सकते हैं। बायन भी बुल्ब से कहती है वापस चले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, और बुल्ब वहां से गायब हो जाता है। एली ने कहती है आखिर ये क्या मजाक है, मैं पहले ही फाइट करने के लिए अपनी पूरी पावर के साथ मेंटली प्रिपेयर थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी मेरे सामने ग्रैंड मास्टर होंगी। बायन भी कहती तुम्हारे जैसे किसी के लिए इस तरह के बीस्ट को समन करना काफी अमेजिंग था। खैर तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें पता चल गया मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, तो अब मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन मुझे माई क्वीन के ऑर्डर को फॉलो करना होगा, इसीलिए तुम अकेली यहाँ से जा सकती हो, लेकिन ये दोनों यहीं रहेंगे। और वो एलिना और एली पे अटैक करने लगती है। एमली बायन भी पे एक स्पेल कास्ट करते हुए कहती नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बायन भी कहती है तो अपसाइड डाउन स्पेल है, क्या तुम अभी भी मेरे खिलाफ लड़ना चाहती हो। एमली कहती वो मेरे फ्रेंड है और मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती, तो भले ही तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन मैं तब भी लड़ूंगी, मैं अपनी आखिरी सांस तक फाइट करूंगी। बायन भी कहती है काफी एडवांस स्पेल है, इससे तुम दुश्मन के कोऑर्डिनेशन को डिस्टर्ब कर सकते हो। इस स्पेल से उनके बॉडी पार्ट ठीक तरह से काम नहीं कहते, लेकिन तुम्हारी किस्मत काफी खराब है। मैंने काफी लंबे समय पहले अपनी ह्यूमन बॉडी को छोड़ दिया था और अब मेरे पास किसी भी तरह की ह्यूमन बॉडी पार्ट नहीं है। जो सुन के एमली हैरान हो जाती है क्या, और तभी बायन भी बाउंस स्पेल का यूज करके एमली के स्पेल को एमली पे ही भेज देती है, जिससे उसके बॉडी पार्ट ठीक तरह से काम नहीं कर पाते और वो गिर जाती है। एमली कहती मैं कुछ नहीं कर सकती, वो मुझसे बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है, मैं सच में बेकार हूँ। और तभी बायन भी उसकी स्टिक को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। बायन भी कहती तुम्हारी स्टिक तो काफी बढ़िया है, मुझे तुम जैसे स्मार्ट बच्चे काफी पसंद है, क्या तुम मेरी डिसाइपल बनोगी। एमली कहती है बहुत हो गया, मैं जानती हूँ आप मेरी मास्टर हैं, लेकिन आप काफी बुरी हैं, मैं आपकी डिसाइपल नहीं बनना चाहती, अगर आपको मुझे अरेस्ट करना है तो बस कर लो। बायन भी हंसते हुए कहती है हाँ तुमने सही कहा, लीलेन जैसे के साथ रहने के कारण हर कोई मुझे बुरा ही समझेगा। वैसे अगर तुम मेरी डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें अपनी सारी स्पेल सिखाऊंगी, जिससे न केवल तुम उन टॉयल बीस्ट को समन कर पाओगी, बल्कि मैं तुम्हें उनसे ही पावरफुल ड्रैगन के लेवल के बीस्ट दिखाऊंगी। और वो एक बीस्ट को समन कहती है, तुमने इसका नाम तो सुना ही होगा।